अलैकुम, मैं आपका बायोलॉजी का टीचर। सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली होता है क्या, कोई भी आपको बायोलॉजी के अंदर कोई प्रॉब्लम पेश आती है, उसके मुतालिक आपको मुख्तलिफ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं और उससे हम बायोलॉजिकल मेथड में हम इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका जो पहला स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन, यानी कि मुशाहिदा करना। यानी कि कोई भी चीज़ है, ख़राबी आई है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, परखेंगे कि भाई आया कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे अहम रोल जो होता है 5 सेंसेस का होता है। ठीक हो गया, यानी कि जो हमारी 5 सेंसेस है, टेस्ट, स्मेल, साइट, टच, आइज़ वगैरह, ये हमारी 5 सेंसेस हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो होती है 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले क्वालिटेटिव और दूसरी क्वांटिटेटिव, ये दो हैं। ठीक हो गया। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन किस में कंसर्न होती है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, कोई भी प्रॉब्लम आई है हमें, ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसकी क्वालिटी को देखना है, यानी कि बायोलॉजिस्ट कंसर्न होता है कि उस चीज़ की क्वालिटी है क्या। फिर उसके बाद है क्वांटिटेटिव, यानी कि उस चीज़ की मिकदार कितनी है, उसके मुतालिक कंसर्न होता है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के मुतालिक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब मैं कहता हूं कि क्वालिटेटिव में क्या, मैं नंबर से कोई कंसर्न नहीं होगा इसके अंदर। क्वालिटेटिव में अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ मोर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक हो गया, ये क्वालिटी मैंने उसकी बताई है। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव, यानी कि उसके अंदर हम सिर्फ बताएंगे उसकी क्वांटिटी के मुतालिक। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आता है, इसके अंदर दूसरा स्टेप जो होता है हाइपोथेसिस का आता है। हाइपोथेसिस क्या होती है? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज हाइपोथेसिस। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैंने ऑब्जर्वेशन तो बना लिया, ठीक है, अब मैंने उसकी हाइपोथेसिस करनी है। तो वो इसकी डेफिनेशन जो है कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन की अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेनेशन होगी उसे मैं कहूँगा हाइपोथेसिस कहूँगा। ठीक हो गया। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने की 2 रीजंस हैं, 2 टाइप्स भी कह सकते हैं आप लोग। यानी कि एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग और एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो मूव कर, इसका जो ताल्लुक होता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। और जो से इंडक्टिव रीजनिंग का जो सा ताल्लुक होता है वो होता है इसी का उल्ट, स्पेसिफिक टू जनरल, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। समझ आ गई? अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग की। सबसे पहले डिडक्टिव। सबसे पहले मैं कहता हूं, अगर देखते हैं, अगर जनरल, पहले जनरल लेना है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक लेना है हमने। सबसे पहले जनरल में मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स। बर्ड्स क्या है, एक सारे जनरल में आ गई। इफ़ वी एक्सेप्ट that all the birds have wings and sparrows are birds, ठीक हो गया। ये क्या होगी मेरे पास? ये मेरे पास होगी जनरल। समझ आ गई? अब मैं आगे क्या लिख सकता हूं? देन द स्पैरोज हैव विंग्स, देन द स्पैरोज हैव विंग्स। ठीक हो गया। अब ये जो सा पहले वाला पार्ट है वो क्या है? ये क्या है? जनरल है। और ये क्या है? स्पेसिफिक है। यानी कि पहले मैंने सब परिंदों को कह दिया कि वो बर्ड्स हैं और उनके पास विंग्स हैं, तो स्पैरोज भी जो से बर्ड्स हैं
और एंड पे मैंने कह दिया स्पेसिफिकली के तौर पर कि स्पैरोज के पास भी विंग्स हैं। ठीक हो गया। अब इसी को ही अगर मैं इंडक्टिव रीजनिंग अगर मैं बनाऊं, इंडक्टिव रीजनिंग क्या आती होती है, स्पेसिफिक टू जनरल। अब स्पेसिफिक टू जनरल, अब मैं कहता हूँ इफ़ वी एक्सेप्ट दैट द स्पैरोज हैव विंग्स एंड ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स देन द स्पैरोज आर बर्ड्स। ठीक हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, स्पेसिफिक टू जनरल। इसके बाद आ जाते हैं अब वो कहता है कि हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के आगे अदर वेज ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले इसके अंदर अगर आया था इमेजिनेशन, यानी कि आप उसके मुतालिक सोचते हैं। फिर उसके बाद एस्थेटिक प्रेफरेंस, यानी कि एक चीज़ को दूसरी पर तरजीह देना। फिर उसके बाद है रिलीजियस आइडिया, मजहबी तौर पर भी हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं। चौथी में आ सकता है लुकिंग फॉर अनदर थिंग, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर अनदर थिंग। यानी कि आप एक चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक हो गया। एक चीज़ के मुतालिक तलाश कर रहे हैं और उसके दौरान आपको एक और नई चीज़ मिलती है, तो वो क्या आता है, हाइपोथेसिस के अंदर आता है। इसके अलावा जो सा है वो एक और है कंपैरिजन एंड एनालॉजी, यानी कि आप एक चीज़ को दूसरी के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। 5 क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन करके भी आप हाइपोथेसिस कंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है थ्योरी। अगर कोई भी हाइपोथेसिस है, अगर वो रिजेक्ट नहीं हो रही, फॉल्सिफाई नहीं हो रही, तो उसे हम कंक्लूड करेंगे थ्योरी के अंदर। इफ द हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड, again and again, then we concluded theory, then we conclude it a theory। हम इसे थ्योरी कंसीडर करेंगे फिर। ठीक हो गया। अगर कोई भी हाइपोथेसिस है, ठीक है, अगर वो रिजेक्ट नहीं हो रही तो हम उसे कंक्लूड करेंगे थ्योरी के तौर पर। ठीक हो गया। अब थ्योरी के अंदर आपको यहाँ पे बुक में तो एग्जांपल्स नहीं दी हुई, लेकिन आप लोग इसके अंदर लिख लें जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लें जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, जो कि आप आगे जाके चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। और इसके बाद है कोहेजन टेंशन थ्योरी, जो कि आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर, कोहेजन टेंशन थ्योरी। समझ आ गई थ्योरी। अब इसके बाद थ्योरी की एक और टाइप है, वो है गुड थ्योरी, प्रोडक्टिव थ्योरी, सॉरी प्रोडक्टिव, वही गुड थ्योरी। अगर एक गुड थ्योरी की ये बात होती है कि वो प्रिडिक्टिव होती है और वो नए से नए हाइपोथेसिस निकालती है। अ गुड थ्योरी प्रिडिक्टिव होती है, यानी कि वो हर चीज़ के बारे में जिसके मुतल्लिक हाइपोथेसिस है उसके मुतल्लिक और ज़्यादा प्रिडिक्शन हमें करती है। और इसके अलावा प्रोड्यूस न्यू हाइपोथेसिस, यानी कि वो नए से नए हाइपोथेसिस कंक्लूड करती है। तो ऐसी थ्योरी को हम कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि एक ऐसी गुड थ्योरी जो कि प्रिडिक्शन मज़ीद करे और प्रोड्यूस न्यू हाइपोथेसिस करे, तो हम उसे कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। समझ आ गई, प्रोडक्टिव थ्योरी, समझ आ गई, ये हम इसे कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। फिर इसके बाद आ जाए आप लोग लॉ, जो कि हम साइंटिफिक लॉ ही कह देते हैं यहाँ पे भी, साइंटिफिक लॉ। अब इसकी दो तरह से भी मैं डेफिनेशन कर सकते हैं।
सबसे पहले है थ्योरी। अगर जैसे हमने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट ना हो तो हम उसे कंक्लूड कर देते थ्योरी के ऊपर। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे साइंटिफिक लॉ हमने करना है। अगर कोई भी थ्योरी है, इफ द थ्योरी कैन नॉट बी रिजेक्टेड देन इट बिकम्स लॉ, देन इट बिकम्स लॉ। तो वो क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। ठीक हो गया। और हम बायोलॉजी में उसे कहेंगे साइंटिफिक लॉ। ठीक हो गया। अब साइंटिफिक लॉ की यहाँ पे एक और आ जाती है, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और द कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। साइंटिफिक लॉ यानी कि जिसे किसी ने भी मुस्तरद ना किया हो। साइंटिफिक लॉ इज द यूनिफॉर्म और द कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। सबसे पहले इसकी एग्जांपल अगर आ जाए तो आपकी जो बुक में दी हुई है वो दी हुई है हार्डी वीनबर्ग्स लॉ, हार्डी वीनबर्ग्स लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये इस चैप्टर का फाइलेटिक लीनिएज के बाद ऑर्गन और ऑर्गेनल के बाद फाइलेटिक लीनिएज और फाइलेटिक लीनिएज के बाद जो बायोलॉजिकल मेथड है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसको एक मरतबा आपको मैं इसके सामने कंक्लूजन दोबारा दे देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ने ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस। ठीक हो गया। हाइपोथेसिस आगे आप लोग ने बताने डिडक्टिव और इंडक्टिव। फिर आप लोगों ने बता देना अदर वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद आप लोगों ने थ्योरी, थ्योरी के आगे टाइप प्रोडक्टिव थ्योरी, प्रोडक्टिव थ्योरी के बाद लॉ, आगे साइंटिफिक लॉ। ठीक हो गया। होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।